नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 बसंत भाग 2 का पाठ मिठाई वाला का मैं अभी समरी आप लोगों को समझाने जा रही हूँ। इससे पहले मैं इसका फुल एक्सप्लेनेशन भी बनाई हूँ और मैं अभी क्वेश्चन आंसर भी बना रही हूँ और हिमालय की बेटियां पाठ भी मैं बना चुकी हूँ। दादी माँ भी बनाई हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। और जो भी पाठ आप लोगों का बचा हुआ है अभी मैं जल्दी उसको बनाऊंगी। तो अभी मैं आप लोगों को मिठाई वाला एक पाठ है जिसका मैं समरी पढ़ाने जा रही हूँ। इनके लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी जी हैं और लास्ट में इसमें आप लोगों को क्वेश्चन आंसर भी मिलेगा। एग्जाम के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को मिठाई वाला का समरी मतलब सारांश छोटा रूप में इसलिए समझाने जा रही हूँ क्योंकि मिठाई वाला चैप्टर काफी लंबा है। तो आप अगर छोटा रूप में समझ जाइएगा तो आपको पूरा पाठ अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो मिठाई वाला पाठ में क्या लेखक कहना चाह रहे हैं। तो मिठाई वाला के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति की मन स्थिति पर प्रकाश डाला है जो असमय ही मतलब समय से पहले ही अपने बच्चों तथा पति को खो चुका है। उनके पत्नी और बच्चे खत्म हो चुके हैं, मर चुके हैं। अपने निराशा भरे जीवन में आशा का संचार करने के लिए वह कभी मिठाई वाला, कभी मुरली वाला व कभी खिलौना वाला बनकर आता है। बच्चों के प्रति उसका विशेष लगाव झलकता है। उसे उन बच्चों में अपने बच्चों की झलक नजर आती थी जिससे उसे बहुत संतोष और प्रसन्नता का अनुभव होता है। मिठाई वाला पैसों के लालच में अपना सामान नहीं बेचता था। वह तो चाहता था कि बच्चे सदा हंसते खेलते रहें। इस कारण जब भी आता बच्चों की भावन चीजें, कभी खिलौने, कभी मिठाइयाँ बेचने के लिए लाता। गली भर में गा कर वह कम दाम में सामान बेचकर बच्चों को प्रसन्न करता। अब रोहिणी की हैरानी का क्या कारण हुआ। विजय बाबू के बच्चे चुन्नू मुन्नू एक दिन एक खिलौना वाले से खिलौना लेकर आए तो उसकी माँ रोहिणी ने उनसे पूछा कि कितने में लाए हो। तो मुन्नू ने बताया 2 रुपए में। रोहिणी हैरान थी, आश्चर्यचकित थी कि खिलौना वाला इतना बढ़िया खिलौना इतना कम दामों में क्यों बेच गया। अब मुरली वाला नगर में आता है तो क्या हुआ, लगभग 6 महीने के बाद वही व्यक्ति मुरलियां बेचने आया। वह मुरली बजाकर सबका मन मोह लेता था। रोहिणी ने भी उसकी मधुर आवाज सुनी तो उसने जान लिया कि वह वही खिलौना वाला है। उसने अपने पति से मुरलियां खरीदने को कहा। विजय बाबू ने दाम पूछा तो मुरली वाले ने कहा कि वैसे तो 3-3 पैसे की बेचता हूँ लेकिन आपको 2 पैसे में दूंगा। ऐसा कहने पर विजय बाबू उसे कहने लगे कि तुम लोग तो झूठ बोलते हो, सबको 2 पैसे में ही देते होंगे। तो मुरली वाला भी कह उठा कि यह तो ग्राहकों का दस्तूर है कि दुकानदार भले हानि में वस्तु बेचे पर ग्राहक को यही लगता है कि वह लूट रहा है। विजय बाबू ने मुरली के प्रति उपेक्षा भाव दिखाते हुए 2 मुरलियां खरीद ली। यह सब बातें सुनकर भी रोहिणी को न जाने क्यों मुरली वाले के प्रति सहानुभूति थी। 8 माह बीतने के बाद एक दिन फिर नगर भर में मधुर कंठ फूट पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला रोहिणी को पहचानते देर न लगी कि यह वही फेरी वाला है। उसने दादी से कहा, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, उसे कमरे में बिठाओ। रोहिणी स्वयं चिक की ओट में बैठ गई और दादी ने उसे बिठा लिया। दादी ने मोल भाव कर गोलियां ले ली लेकिन रोहिणी के मन में उत्सुकता थी कि उसे उस व्यवसाय में क्या बचता है क्योंकि वह इतने कम दामों पर सामान बेचता था। मिठाई वाले ने कहा कि यही खाने भर को मिल जाता है और कभी नहीं भी मिलता, पर संतोष, धैर्य और असीम सुख जरूर मिल जाता है, यही वह चाहता है। न जाने क्यों मिठाई वाले के जीवन के बारे में जानने की जिज्ञासा रोहिणी की बढ़ती चली गई। उसके घर परिवार के बारे में जानना चाहा। मिठाई वाला भावुक हो उठा। उसने गंभीरता से बताना शुरू किया कि मेरे भी बच्चे थे, सुंदर स्त्री थी, अच्छा व्यवसाय था, नौकर चाकर थे, लेकिन विधाता की लीला की सब समाप्त हो गया। बस उन्हीं बच्चों की खोज में निकला हूँ। इन्हीं बच्चों में ही उन्होंने कहीं जन्म लिया होगा। इन्हीं की खुशी से संतोष पा लेता हूँ। पैसे की कमी थोड़े ही है, जो नहीं है उसे ही पाना चाहता हूँ। अपने बीते दिनों की याद करते ही मिठाई वाले भावुक हो उठा।
इतने में चुन्नू मुन्नू माँ का आंचल पकड़े माँ से मिठाई मांगने लगे। मिठाई वाले ने 2 पुड़िया मिठाइयाँ से भरी उन्हें पकड़ा दी। रोहिणी व दादी ने पैसे देने चाहे तो उसने कहा, आज ये पैसे ना लूंगा। कहते हुए उसकी आंखें भर आई। यह कहकर उसी प्रकार मीठी आवाज में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला कहकर आगे बढ़ गया। तो इसी के साथ यह सारांश आपका समाप्त होता है। इसमें कुछ अर्थ भी दिए गए हैं, तो अर्थ आप समझ सकते हैं। और नीचे प्रश्न उत्तर है। पहला प्रश्न है, मिठाई वाला अलग अलग चीजें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? उत्तर, मिठाई वाले के बच्चों की असमय मृत्यु हो गई थी। वह अपने बच्चों की झलक इन गली के बच्चों में देखता था। जब बच्चे अपनी मधुर आवाज में उससे अलग अलग चीजें मांगते तो ऐसे लगता जैसे वह अपने बच्चों की फरमाइशें पूरी कर रहा हो। वह कई महीनों बाद आता था क्योंकि उसे पैसों का कोई लालच न था। वह तो केवल अपने मन को संतुष्ट करने के लिए बच्चों की मनपसंद चीजें बेचा करता था। दूसरे बच्चों में अपने बच्चों की झलक पाकर संतोष, धैर्य तथा सुख का अनुभव करता था। प्रश्न नंबर 2, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे? उत्तर, मिठाई वाले का मधुर आवाज में गा गा कर अपनी चीजों की विशेषताएं बताना, बच्चों की मनपसंद चीजें लाना, कम दामों में बेचना, बच्चों से अपनत्व दर्शाना आदि ऐसी विशेषताएं थी। बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। प्रश्न नंबर 3, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं? उत्तर, विजय बाबू एक ग्राहक थे, जो सामान खरीदते हैं उसको ग्राहक कहते हैं, और मुरली वाला एक विक्रेता था, जो सामान बेचता है उसको विक्रेता कहते हैं। यानी विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता अर्थात सामान बेचने वाला। विक्रेता ने स्वभावानुसार यह तर्क दिया कि सबको तो 3 रुपए की मुरली दी है, लेकिन आपको 2 रुपए की दे रहा हूं, क्योंकि हर दुकानदार ग्राहक को प्रसन्न करने हेतु तो ऐसा कहता है। दूसरी ओर विजय बाबू ने ग्राहक को स्वभावानुसार इस तर्क को काटा कि तुम लोग तो झूठ बोलते हो, तुमने सभी को ही इतने की दी होगी, लेकिन मुझ पर ही एहसान जताना चाहते हो। वास्तव में किसी भी चीज के मोल भाव करने के समय ऐसा संवाद क्रेता और विक्रेता के मध्य तो हो ही जाता है। अब प्रश्न संख्या 4, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? उत्तर, खिलौने वाले की मधुर आवाज सुनकर बच्चे चंचल हो उठते। उनके स्नेहपूर्ण कंठ से फूटती हुई आवाज सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए स्त्रियां भी चिकों को उठाकर छज्जों पर से नीचे झांकने लगती। गलियों तथा उनके भीतर स्थित छोटे छोटे उद्यानों मतलब बगीचों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का समूह उसे घेर लेता और तब वह खिलौना वाला अपनी खिलौनों की पेटी वहीं खोल देता। प्रश्न संख्या 5, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया? उत्तर, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण इसलिए हो आया क्योंकि वह आवाज जानी पहचानी थी। खिलौने वाला भी इसी प्रकार मधुर कंठ से गाकर खिलौने बेचा करता था। मुरली वाला भी ठीक वैसे ही मधुर आवाज में गा गा कर मुरलियां बेच रहा था। प्रश्न संख्या 6, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया? उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? उत्तर, दादी माँ की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था। उसने इन व्यवसायों को अपनाने का कारण यह बताया कि बच्चों को प्रसन्न देखकर मेरा हृदय प्रसन्न हो जाता है। इससे मुझे संतोष, धैर्य व असीम सुख की प्राप्ति होती है। इन बच्चों में मुझे अपने बच्चों की ही झलक नजर आती है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हीं बच्चों के रूप में ही उन्होंने जन्म लिया होगा। प्रश्न संख्या 7, अब इस बार मैं ये पैसा ना लूंगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? उत्तर, दादी और रोहिणी से बातें करते हुए मिठाई वाला भावुक हो उठा था। उसने उन्हें बताया कि उसका भी घर परिवार था, बाल बच्चे व सुंदर पत्नी थी। वह स्वयं भी प्रतिष्ठित व्यक्ति था, लेकिन अब उसके पास कुछ नहीं रहा। इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकलता हूँ और इन्हीं बच्चों में मुझे उनकी झलक नजर आती है जो संतुष्ट हो जाता हूँ। उसी समय रोहिणी के बच्चे चुन्नू मुन्नू आकर मिठाई मांगने लगते हैं। वह दोनों को मिठाई से भरी एक एक पुड़िया देता है। रोहिणी पैसे देती है तो उसका यह कहना, अब इस बार ये पैसे ना लूंगा, इस बात को दर्शाता है कि उसका मन भर आया और वे बच्चे उसे अपने बच्चे ही लगे।
प्रश्न संख्या 8, इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती है? यदि करती है तो क्यों? आपकी राय में क्या यह सही है? उत्तर, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात संविधान ने स्त्री पुरुष को समान अधिकार दिए और आज शिक्षा के प्रसार व आधुनिकीकरण से भी समाज में बदलाव आया है। आज स्त्रियां पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, लेकिन भारत के कुछ पिछड़े गांव व स्थान ऐसे भी हैं जहां स्त्रियों को आज भी पर्दे में रहना पड़ता है। ऐसे में वे चिक के पीछे बात करने को मजबूर होती है। हमारी राय में यह पूर्णतया गलत है, क्योंकि स्त्री पुरुष दोनों समाज के आधार हैं। दोनों को समान दर्जा मिलना चाहिए। इन पिछड़े वर्गों में जागृति लाने हेतु सरकार या युवा वर्ग को आगे आना होगा और लोगों की सोच बदलनी होगी, जिससे साक्षर राष्ट्र का निर्माण किया जा सके। तो इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे जरूर क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। आगे नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी। धन्यवाद बच्चों।